3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने सपरिवार किया सांभर झील का भ्रमण। विश्व भर के पर्यटन नक्शे में सांभर को भी सम्मिलित करने की जरूरत बताई। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने गुरुवार शाम विश्व भर में प्रसिद्ध रामसर साइट सांभर झील का पर्यटन ट्रेन से भ्रमण किया। इस अवसर पर उनके साथ सांभर सॉल्ट के सीएमडी कमलेश कुमार कोमोडोर व जीएम गणेश येवले भी मौजूद रहे। उन्होंने रामसर साइट के रूप में विश्व विख्यात सांभर सॉल्ट लेक और वहां की प्राकृतिक परिवेश को पर्यटन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए इस स्थान को पर्यटन विपणन की दृष्टि से अधिकाधिक प्रसारित किए जाने पर जोर दिया। साथ ही सांभर सॉल्ट के सीएमडी कमलेश कुमार के कार्य की प्रशंसा करते हुए राज्यपाल ने सांभर झील में ट्रेन ट्रैक की यात्रा को अविस्मरणीय बताते हुए कहा कि दूर तक फैली सुरम्य सांभर झील और सूर्यास्त का यहाँ का दृश्य भी अद्भुत है। उन्होंने कहा कि पर्यटकों के लिए यह दृश्य अनूठी यादगार है। उन्होंने सांभर झील के गुड़ा झपोक डैम पर कुछ समय बिताया। राज्यपाल ने कहा कि सांभर नम भूमि क्षेत्र के रूप में तो विश्व विख्यात है, ज़रूरत इस बात की है कि विश्व भर के पर्यटन नक्शे में भी यह शामिल हो। इसके लिए उन्होंने पर्यटन विपणन की सुनियोजित कारगर नीति के तहत इस स्थान को प्रचार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इंटरनेट को सांभर टूरनेट बनाते हुए इस दिशा में कार्य किया जाना चाहिए। राज्यपाल कलराज मिश्र व उनकी पत्नी श्रीमती सत्यवती मिश्र ने सांभर झील और वहां आने वाले प्रवासी पक्षियों का दीदार किया। बाद में उन्होंने कहा कि यह नमक झील राजस्थान के पर्यटन का विशिष्ट उपहार है। सॉल्ट लेक की आर्द्र भूमि में सुदूर देशों से आने वाले राजहंस और अन्य सुंदर पक्षियों की क्रीड़ाओं को देखना किसी भी पर्यटक के लिए कभी न भुलाने वाली अनूठी यादगार है। ये सांभर मैं इससे पहले भी आया था, लेकिन इस तरीके से इसके अंतर्गत भ्रमण नहीं किया था। आज पहली बार है कि सांभर झील देखने की दृष्टि से यहाँ मेरा आगमन हुआ है, क्योंकि ये बड़ा प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में भी है। तो ये भी प्रबल इच्छा थी कि जरा यहाँ का आधारभूत ढांचा कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इसको भी देख लें। और जो बाहर से पर्यटक आते हैं उनके रुकने की, रहने की, घूमने की यहाँ कुछ इंतजाम है, तो उस संदर्भ में भी यहाँ देख करके यहाँ के अधिकारी से वार्ता करूँ। तो आज यहाँ आने के बाद मैं जो रिसोर्ट यहाँ बना है बहुत अच्छा बना है, वहाँ रुका मैं और रुकने के पश्चात फिर यहाँ ट्रेन है, इन्होंने बहुत अच्छा किया, 2 वर्ष पहले चालू किया इसको। एयर कंडीशन है और इसमें पर्यटकों को बैठाकर बाकायदे सांभर झील को दिखाते हुए कैसे नमक बनता है, कितनी क्यारियाँ हैं और जो बाहर से चिड़िया आती हैं, बर्ड्स आते हैं, वो कौन कौन सी हैं। जैसे अभी इन्होंने बताया फ्लेमिंगो चिड़िया मध्य एशिया से आती है और यहाँ आती है तो सफ़ेद रहती है, लेकिन सांभर लेक के स्पर्श के कारण, क्योंकि यहाँ का नमक ही अल्कलाइन है, तो इसलिए वो पिंक हो जाती है। अल्कली का ये स्वाभाविक रूप से गुण है पिंक कलर का, तो उसके ऊपर उनका असर होता है। तो ये भी अद्भुत चीज़ है, इसको देखने के लिए लोग आते हैं। इसमें हम लोगों ने फ्लेमिंगो चिड़िया भी देखा है, अभी तो बिल्कुल सफ़ेद दिख रही हैं। इसका अर्थ यह है कि अभी हाल में ही आई हैं, कुछ पिंक कलर की हो रही हैं, इसका मतलब है कि ये पहले से आई हुई है। यहाँ आने पर उनका प्रजनन भी होता है और यहाँ से जब जाती हैं तो अपने बच्चों को उड़ाते हुए ले जाती, सिखाती भी है, तो उनका कई काम हो जाता है। आते हैं 1, जाते हैं 2 या 4, तो एक अच्छी स्थिति जैसे यहाँ मुझे बताया गया, तो इसको देख करके तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल ओपन एयर है, शुद्ध रूप से यहाँ खुली हवा होने के नाते ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, तो एक आनंद का भी अनुभव होता है। अभी मैं यहाँ से जाऊँगा तो
शाम को 6 बजे सनसेट भी देखने को मिलेगा जी। तो यहाँ सारी चीजें प्राकृतिक दृष्टि से उसे सौंदर्य को प्रकट करने में बड़ी सक्षम है और इसलिए स्वाभाविक रूप से जो पर्यटक यहाँ आते हैं उनकी इच्छा भी होती है कि यहाँ हम रात को रुके, सुबह का भी दृश्य देखें, स्वरूप देखें, शाम के भी स्वरूप को देखें, तो उनको एक विशेष प्रकार की आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन यहाँ पूर्व 8 नवंबर से 21 नवंबर तक पुष्कर के मोतीसर में आयोजित होगा अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला। जिला प्रशासन और पशुपालकों के बीच का गतिरोध हुआ शांत, बनी सहमति। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले को लेकर जिला प्रशासन और पशुपालकों के बीच का गतिरोध अब शांत होता नजर आ रहा है। गुरुवार को पशुपालकों के एक समूह अश्व पृथ्वी किसान के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। इसके बाद से पशुपालक पुष्कर मेला मैदान की जगह इस वर्ष मोतीसर रोड स्थित पूर्व आवंटित भूमि पर मेला आयोजित करने का दावा कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से इस संबंध में किसी प्रकार का कोई आधिकारिक आदेश सार्वजनिक नहीं किया गया है। तीर्थनगरी पुष्कर में पशुपालकों ने एक बैठक आयोजित कर पत्रकारों को अपने द्वारा दिए गए ज्ञापन के संबंध में बताया कि वर्तमान मेला मैदान में कोविड गाइडलाइन की पालना संभव नहीं है, इसलिए इस बार नए मेला मैदान में पशु मेला आयोजित हो। ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान में मेला मैदान में अतिक्रमण की भरमार है और चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य है, इसलिए पशुओं को घुमाना भी संभव नहीं। इसके अलावा पुराने मेला मैदान में खातेदारों और कब्जाधारियों को जमीन का मोटा किराया देना पड़ता है, जो पशुपालकों के लिए संभव नहीं है, और सरकार की ओर से पशुपालकों को दी जाने वाली रियायतों से भी वंचित रहना पड़ता है। अश्व पृथ्वी किसान संस्था के संरक्षक राघवेंद्र सिंह दुंदलौत ने सरकार, प्रशासन और मीडिया का आभार जताते हुए बताया कि 8 नवंबर से 21 नवंबर तक मेला आयोजित होगा। इस बार पशुपालक जब भी चाहे रवाना हो सकते हैं। सचिव ओम प्रकाश रावत ने बताया कि सामूहिक प्रयासों से ही यह संभव हो पाया है। संरक्षक राजेश टंडन, एडवोकेट राघवेंद्र सिंह, अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह आकोलिया, सचिव ओम प्रकाश रावत, नंद सिंह, डॉक्टर अजीत सिंह, पिंटू, मोहर सिंह, सुखराम, बंटी टंडन, महिपाल चौधरी, त्रिलोक गुजर, रजाक खान, जितेंद्र, हसन भाई, सरवण मीना, सुनील सहित सभी पशुपालकों ने कहा कि वे कोविड गाइडलाइंस की पूरी तरह से पालना करेंगे और करवाएंगे। वहीं पशुपालकों ने प्रशासन से भी मांग की है कि पुष्कर पशु मेला आयोजन स्वीकृति का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए। अश्व पृथ्वी किसान से हमने कलेक्टर साहब से बात करी और प्रशासन ने हमारी हर बात को, जो ज्ञापन हमने दिया उसको मानते हुए, जो मेन मुद्दा था कि मेला ग्राउंड जो है उसको दूसरी जगह कर दिया जाए जिससे कि मेला अच्छा सुचारू रूप से लगे, वो मान लिया गया है और नए मेले ग्राउंड पे पशुओं का मेला इस साल से शुरू हो जाए। ये पशु मेला आप कब से कब तक शुरू कर रहे हैं? ये पशु मेला जो है इसकी तारीख 8 तारीख से लेकर के हम 18 तारीख तक करेंगे। वैसे रवानगी के लिए अब के इन्होंने कहा है कि बीच में भी अगर कोई रवानगी करना चाहेगा तो डिपार्टमेंट उसकी इजाज़त देगा। अभी तक जो भी हमारी प्रशासन से बात हुई है, राज्य सरकार से बात हुई है, सेक्रेटरीट लेवल से लेकर के एसडीएम साहब तक, उन सब बातों से हम लोग संतुष्ट हैं। हमारे को सबका सहयोग मिला है और हमको पूरी आशा है कि अगर ऐसा सहयोग मिलेगा तो ये मेला 100% सक्सेसफुल होगा। देखिए, मेन चीज़ तो ये है कि हर साल जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसके लिए हम लोग आगे के टाइम से हम कोशिश करेंगे कि उसमें कुछ बदलाव धीरे धीरे आए, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा कई बार ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि जिसमें कोई वाद विवाद बहुत पैदा हो जाता है। तो इस साल तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग अपने हिसाब से इस मेले को लगाने में पूरा सहयोग कर रहे हैं, सरकार का भी, परंतु आगे के लिए हम जरूर चाहेंगे कि इसमें सुधार आए और प्रतियोगिता इस प्रकार की हो कि जिसमें जो भी प्रतियोगिता में भाग ले वो निष्पक्ष रूप से उसकी तरफ जो भी उसका कंपटीशन में हिस्सा लेता है उसकी प्रतियोगिता का उसको पूरा फायदा मिले। भेड़ बकरी इनका होता है तो हमने कहा कोई बात नहीं, अगर आप इसके तहत भी हमको दे रहे हो तो कोई बात नहीं है, पर अपने यहाँ तो उनका तो लगता ही नहीं, यहाँ तो बस ऊँट और अपने घोड़े और 8 नवंबर से 21 नवंबर तक पुष्कर के मोतीसर में आयोजित होगा अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला। जिला प्रशासन और पशुपालकों के बीच का गतिरोध हुआ शांत, बनी सहमति। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले को लेकर जिला प्रशासन और पशुपालकों के बीच का गतिरोध अब शांत होता नजर आ रहा है। गुरुवार को पशुपालकों के एक समूह अश्व
पृथ्वी किसान के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। इसके बाद से पशुपालक पुष्कर मेला मैदान की जगह इस वर्ष मोतीसर रोड स्थित पूर्व आवंटित भूमि पर मेला आयोजित करने का दावा कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से इस संबंध में किसी प्रकार का कोई आधिकारिक आदेश सार्वजनिक नहीं किया गया है। तीर्थ नगरी पुष्कर में पशुपालकों ने एक बैठक आयोजित कर पत्रकारों को अपने द्वारा दिए गए ज्ञापन के संबंध में बताया कि वर्तमान मेला मैदान में कोविड गाइडलाइन की पालना संभव नहीं है, इसलिए इस बार नए मेला मैदान में पशु मेला आयोजित हो। ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान में मेला मैदान में अतिक्रमण की भरमार है और चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य है, इसलिए पशुओं को घुमाना भी संभव नहीं। इसके अलावा पुराने मेला मैदान में खातेदारों और कब्जाधारियों को जमीन का मोटा किराया देना पड़ता है, जो पशुपालकों के लिए संभव नहीं है, और सरकार की ओर से पशुपालकों को दी जाने वाली रियायतों से भी वंचित रहना पड़ता है। अश्व पृथ्वी की शान संस्था के संरक्षक राघवेंद्र सिंह दुंदलौत ने सरकार, प्रशासन और मीडिया का आभार जताते हुए बताया कि 8 नवंबर से 21 नवंबर तक मेला आयोजित होगा। इस बार पशुपालक जब भी चाहे रवाना हो सकते हैं। सचिव ओम प्रकाश रावत ने बताया कि सामूहिक प्रयासों से ही यह संभव हो पाया है। संरक्षक राजेश टंडन, एडवोकेट राघवेंद्र सिंह, अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह आकोलिया, सचिव ओम प्रकाश रावत, नंद सिंह, डॉक्टर अजीत सिंह, पिंटू, मोहर सिंह, सुखराम, बंटी टंडन, महिपाल चौधरी, त्रिलोक गुजर, रजाक खान, जितेंद्र, हसन भाई, सरवण मीना, सुनील सहित सभी पशुपालकों ने कहा कि वे कोविड गाइडलाइंस की पूरी तरह से पालना करेंगे और करवाएंगे। वहीं पशुपालकों ने प्रशासन से भी मांग की है कि पुष्कर पशु मेला आयोजन स्वीकृति का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए। अश्व पृथ्वी की शान से हमने कलेक्टर साहब से बात करी और प्रशासन ने हमारी हर बात को, जो ज्ञापन हमने दिया उसको मानते हुए, जो मेन मुद्दा था कि मेला ग्राउंड जो है उसको दूसरी जगह कर दिया जाए जिससे कि मेला अच्छा सुचारू रूप से लगे, वो मान लिया गया है और नए मेले ग्राउंड पे पशुओं का मेला इस साल से शुरू हो जाए। ये पशु मेला आप कब से कब तक शुरू कर रहे हैं? ये पशु मेला जो है इसकी तारीख 8 तारीख से लेकर के हम 18 तारीख तक करेंगे। वैसे रवानगी के लिए अब के इन्होंने कहा है कि बीच में भी अगर कोई रवानगी करना चाहेगा तो डिपार्टमेंट उसकी इजाज़त देगा। अभी तक जो भी हमारी प्रशासन से बात हुई है, राज्य सरकार से बात हुई है, सेक्रेटरीट लेवल से लेकर के एसडीएम साहब तक, उन सब बातों से हम लोग संतुष्ट हैं। हमारे को सबका सहयोग मिला है और हमको पूरी आशा है कि अगर ऐसा सहयोग मिलेगा तो ये मेला 100% सक्सेसफुल होगा। देखिए मेन चीज़ तो ये है कि हर साल जो प्रतियोगिताएं होती है उसके लिए हम लोग आगे के टाइम से हम कोशिश करेंगे कि उसमें कुछ बदलाव धीरे धीरे आए, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा कई बार ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि जिसमें कोई वाद विवाद बहुत पैदा हो जाता है। तो इस साल तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग अपने हिसाब से इस मेले को लगाने में पूरा सहयोग कर रहे हैं, सरकार का भी, परंतु आगे के लिए हम जरूर चाहेंगे कि इसमें सुधार आए और प्रतियोगिता इस प्रकार की हो कि जिसमें जो भी प्रतियोगिता में भाग ले वो निष्पक्ष रूप से उसकी तरफ जो भी उसका कंपटीशन में हिस्सा लेता है उसकी प्रतियोगिता का उसको पूरा फायदा मिले। भेड़ बकरी इनका होता है तो हमने कहा कोई बात नहीं, अगर आप इसके तहत भी हमको दे रहे हो तो कोई बात नहीं है, पर अपने यहाँ तो उनका तो लगता ही नहीं, यहाँ तो बस ऊँट और अपने घोड़े और कुंदन नगर फ्रेजर रोड पर डिवाइडर से टकराकर पलटी कार, चालक हुआ चोटिल। अस्पताल में भर्ती बेटी को खाना देकर लौट रहे पिता की कार डिवाइडर से टकराई। गुरुवार रात कुंदन नगर फ्रेजर रोड पर एक कार डिवाइडर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं चालक को मामूली चोट आने पर जेएलएन अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। मौके पर मौजूद कार के मालिक सुरेंद्र गहलोत ने बताया कि कार उनके नाम है। उन्होंने अपने साले डॉक्टर अभिषेक कलौसिया को यह कार अस्पताल आने जाने के लिए दे रखी थी, क्योंकि उनकी बेबी जेएलएन अस्पताल में एडमिट है। अभी कोई जानकारी नहीं कि दुर्घटना कैसे हुई है। कार डिवाइडर से टकराकर पलटी खा गई है और पलटने के बाद स्टीयरिंग का एयरबैग खुलने से चालक अभिषेक की जान बच गई, अन्यथा गंभीर चोटें भी आ सकती थी। दुर्घटना की सूचना पर सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। वहीं कार को साइड में करके यातायात को सुचारू किया गया। ये हादसा तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो ये गाड़ी है मेरे नाम पे है और ये अब आने वाला जो चला रहा था बंदा वो अभी हॉस्पिटल में है, तो अब जो भी है वो रिलीज होके ही पता चल पाएगा कि क्या है क्या नहीं है। ज़्यादा लगा नहीं था, डॉक्टर अभिषेक कुलाशा चला रहा था और आपके रिश्तेदार? हाँ, मैं उसका जीजा हूँ। अच्छा। और मैं यही हूँ। उनके भी थोड़ा जेएलएन में उसके बेबी
एडमिट है, तो उसको वो देख रेख करने के लिए मैंने गाड़ी दे रखी थी। डॉक्टर अभिषेक प्लाशा, ये मैनेजमेंट में है, डिग्री ले रखी है। नहीं बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल 2 खरोंचा ही है और थोड़ा एक अपर पसली में थोड़ा सा हल्का सा पेन है, तो बस उसके जाते। ये यहीं पर हुआ है, ये क्या अब ये मैं भी नहीं जानता, कुंदन नगर है, डिवाइडर से टकराया है, बस वो सिंपल वही थे। नुकसान हुआ है गाड़ी को आपकी? ज़्यादा हुआ है थोड़ा। आदर्श नगर थाना पुलिस ने 40 पौवे देशी शराब सहित आरोपी को किया गिरफ्तार। वहीं रामगंज थाना पुलिस ने 4 माह से फरार चल रहे मारपीट के आरोपी को 5 लीटर कच्ची शराब सहित पकड़ा। आदर्श नगर थाने के एएसआई मंगाराम ने बताया कि मुखबिर से मिली इत्तला पर गुरुवार शाम हटुंडी गांव रेलवे फाटक के पास देशी शराब बेचने की फिराक में खड़े एक युवक को दस्तयाब कर जब उससे पूछताछ की और उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से देशी शराब घूमर के 40 पौवे बरामद हुए, जिस पर आरोपी हटुंडी निवासी सादिक खान को गिरफ्तार कर लिया गया। कल शाम को मुखबिर से इत्तला मिली थी, टुंडी गांव में रेलवे फाटक के पास कोई देसी शराब बेचने के फिराक में खड़ा था, जिस इत्तला पे कल उसको में जाकर गिरफ्तार किया गया, जिसके पास घूमर के देसी 40 पौवे बरामद हुए, गिरफ्तार कर लिया, आज पेश करें। सादिक खान है और टुंडी का रहने वाला। हरवान सिंह जी, धर्मेंद्र जी, अनुसंधान कर रहा हूँ मैं। इसी तरह रामगंज थाने के हेड कांस्टेबल शीलू कुमार ने बताया कि रामगंज थाना अंतर्गत 4 माह पहले थाने पर एक लूटपाट और मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें थाना क्षेत्र का एक हार्डकोर अपराधी करण सासी और अर्जुन उर्फ हेडू के साथ अन्य लोग शामिल थे। इस मामले में करण सासी को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया, जबकि फरार अर्जुन उर्फ हेडू के फरारी के दौरान अजमेर में होने की सूचना पर पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की तो उसे सांसी बस्ती में 5 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को 4 माह से फरार होने के लंबित मामले व कच्ची शराब के बेचान के मामले दोनों प्रकरणों में अलग अलग गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। आज के लगभग 4 महीने पहले थाना आजा पर एक मारापीटी लूटपाट का मुकदमा दर्ज हुआ था, प्रकरण संख्या 233/21। इसमें थाने का ही एक हार्डकोर अपराधी करण सासी, अर्जुन और हेडू और अन्य इसमें शामिल थे। इसमें उस समय या उसके कुछ समय बाद में करण सासी को तो गिरफ्तार करके और पेश न्यायालय किया गया, जो वर्तमान में जेल में है। एक दूसरा आतंक बदमाश था अर्जुन और हेडू, जो कि 4 महीने से फरार चल रहा था। उसकी मुखबिर से सूचना मिली कि वो वर्तमान में आया हुआ अजमेर में कच्ची शराब का धंधा कर रहा है। इस पर उसकी तलाश की गई, वो तलाश करके उसको दस्तयाब किया, उसके कब्जे से 5 लीटर कच्ची शराब बरामद की और उस पर प्रत्यक्ष मुकदमा दर्ज करके उसमें अनुसंधान जारी है। और जो 4 महीने पहले जिस मामले में फरार चल रहा है उसमें उससे जेल से प्रोडक्शन माइंड को ला करके और तफ्तीश की जाएगी। रामगंज थाने में नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मामला दर्ज। नाबालिग के पिता ने सोमलपुर धोला कबेरा निवासी संदीप पर लगाया उनकी बेटी को नाबालिग के पिता ने सोमलपुर धोला कबेरा निवासी संदीप पर लगाया उनकी बेटी को भगा ले जाने का आरोप। रामगंज थाने के हेड कांस्टेबल शीलू कुमार ने बताया कि 21 अक्टूबर को थाना क्षेत्र में रहने वाले परिवादी ने थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया कि सोमलपुर धोला कबेरा में रहने वाला संदीप पुत्र दौलत उनकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। इस मामले में आईपीसी की धारा 363, 366 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और आरोपी संदीप की तलाश शुरू कर दी गई है। दिनांक 21/10/2021 को परिवादी ने एक रिपोर्ट दी कि मेरी नाबालिग पुत्री है, उसको कोई सदीक पुत्र श्री दौलत निवासी दोरा का बेरा सोमलपुर अजमेर, जो कि बहला फुसला कर कहीं ले गया है। इस पर मुकदमा दर्ज किया गया 363, 366 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, जिसकी जांच और तलाश की जा रही है। आरोपी का नाम सदीक पुत्र श्री दौलत निवासी दोरा का बेरा सोमलपुर अजमेर है। अभी तफ्तीश जारी है, जांच तलाश चल रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं रोकने व बांग्लादेश पर सैन्य कार्रवाई की मांग। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ने प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। 13 अक्टूबर 2021 से बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट बनाकर लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिसमें नोआखाली जिले के बेगमगंज में इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ कर कई हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। नवरात्र के दौरान ढाका सहित कई शहरों में दुर्गा पूजा पंडालों पर हमला कर मूर्तियों को तोड़फोड़ कर दिया गया और पंडालों में आगजनी की गई, हिंदुओं को मारा गया। इस प्रकार रंगपुर जिले में पीरगंज उप जिले में हिंदू बाहुल्य 66 घरों में आग लगा दी गई एवं लोगों को तलवारों से काटा गया।
बांग्लादेश में 1971 में हिंदुओं की आबादी 13% थी, जो अब घटकर 8% रह गई है। इस्लामिक कट्टरपंथी जिहादियों द्वारा हिंदुओं के मंदिरों एवं गांवों को टारगेट बनाकर खत्म किया जा रहा है। इसलिए भारत सरकार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से बात कर हिंदुओं की हत्याएं रुकवाए और ऐसा नहीं होने पर तत्काल बांग्लादेश पर सैन्य कार्रवाई को अमल में लाया जाए। इस मांग को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जयकारे लगाते हुए बांग्लादेश और कट्टरपंथियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के माध्यम से हम आज जिलाधीश महोदय के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय को ज्ञापन देना है। 13 अक्टूबर 2021 से बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है और इस्कॉन मंदिर पे भी हमला किया गया और वहाँ के पुजारियों को नरसंहार हत्या कर दी गई तलवारों से। और इसी प्रकार से जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र गांव है उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है, वहाँ उनके घरों को जलाया जा रहा है और उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है। और इसी प्रकार से ढाका में भी दुर्गा जो पांडाल थे पूजा के उनको भी जला गया और वहाँ भी जितने भी पुजारी थे और जो भी देवी के उपासक थे उनको भी हत्या कर दी गई। हम प्रधानमंत्री मोदी से मांग करते हैं सारे हिंदुओं को बांग्लादेश में सुरक्षा प्रदान करे और ऐसा नहीं करे तो बांग्लादेश में सैनिक कार्रवाई की जाए। आज हम सभी राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता माननीय जिला अध्यक्ष महोदय को ज्ञापन देने आए हैं, जिसके अंदर हमारी मांग है जो बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं इन्हों पर प्रतिबंध लगाया जाए और भारत सरकार को कार्रवाई की जानी चाहिए इस पे। आज जिला कलेक्टर से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने ली राज्य स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। शहरी आजीविका केंद्र में निशक्तजनों को उपकरण सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को दी पेंशन। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा शुक्रवार को अपनी 1 दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे, जहां जिला कलेक्ट्रेट के DOITVC रूम में उन्होंने राज्य स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अधिकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा निशक्तजनों की सेवार्थ कार्य करने के निर्देश दिए। वीसी के बाद मीडिया से रूबरू हुए शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा अनुरूप प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 में अधिकाधिक लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। मौके पर ही ऑनलाइन आवेदन भराकर स्वीकृति पत्र जारी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यालय की तरह ही कैंप में लाभार्थियों के काम एक ही दिन में हो जाने चाहिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की प्रमुख योजनाओं को इन कैंपों में विशेष तौर से शामिल किया गया है, जिसमें प्रमुख है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिसके तहत प्रदेश के 88,000 लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जा रहा है। इस योजना में वृद्धजन, निशक्तजन, विधवाओं को मासिक पेंशन दी जाती है। दूसरी योजना पालनहार योजना है, जिसमें अनाथ बच्चों, एकल नारी, HIV व सिलोकोसिस पीड़ितों के बच्चों को प्रतिमाह 1,000 और वर्ष में एक बार पढ़ाई के लिए 2,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। तीसरी योजना निशक्त सहायक उपकरण योजना है, जिसमें ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, कैलिपर और स्कूटी वितरण आदि का कार्य किया जाता है। साथ ही स्वरोजगार योजना में 50,000 रुपये के लोन की सब्सिडी भी दी जाती है। इसी तरह बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करवाने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी क्रेडिट योजना के तहत 50,000 रुपये का ऋण भी मुहैया कराया जा रहा है। यह ऋण 1 साल के लिए होगा, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई ब्याज नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अनुरूप शहरी क्षेत्र में इंदिरा गांधी क्रेडिट योजना शुरू की गई है। योजना के तहत शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति और बेरोजगार भत्ते से वंचित 18 से 40 वर्ष की आयु के बेरोजगार युवाओं को बैंक के माध्यम से 50,000 का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासन गाँव के संग और शहरों के संग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उनकी क्रियान्विति की जा रही है। और आज इसी सिलसिले में मैं और डॉक्टर साहब हैं अजमेर आए थे और हमने रास्ते में विज़िट किया, दूदू भी विज़िट किया और यहाँ भी जो पालनहार योजना के जो लाभार्थी हैं उनको हमने जो उनके जो आदेश हैं वो उनको वितरित किया है। और जो निशक्तजन हैं उनको भी हमने सहायक अंग उपकरण है, ट्राईसाइकिल वो वितरित किए हैं। इसी प्रकार जो MR बच्चे हैं उनको हमने जो MR किट होता है, मल्टी सेंसरी किट होता है, वो वितरित किया है। मुख्य रूप से अभी जो राज्य स्तरीय VC है वो भी अजमेर से ली गई है। और जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संदेश है कि जो प्रशासन गांव के संग जो कैंप लग रहे हैं
इसमें अधिक से अधिक जो लाभार्थी हैं उनको नई योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। और एक सरकार की मंशा ये है कि जो भी लाभार्थी आ रहे हैं उनको मौके पे हम उसको सहयोग प्रदान करें, उसको हम फॉर्म भरवाएं, जो दस्तावेज वगैरह हैं वो उसके वहीं प्राप्त करें, ऑनलाइन उसका आवेदन कराएं और मौके पे ही स्वीकृति जारी करके, वो कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति उसका काम है वो कैंप में होना चाहिए, वैसे होना चाहिए जैसा ऑफिस में होता है और उसी दिन होना चाहिए। और उसको शाम को जब हम भेजें तो उसको जो स्वीकृति है, आदेश है या जो उसकी भुगतान है वो हम दे करके भेजें। तो इस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की 10 प्रमुख योजना है जो कि कैंपों में ली गई है। सबसे महत्वपूर्ण तो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिसमें जो वृद्धजन होते हैं या जो विधवा महिलाएं होती हैं, जो निःशक्तजन व्यक्ति होते हैं, उनको प्रतिमाह पेंशन की राशि दी जाती है। और पालनार योजना है, जो अनाथ बच्चे हैं या जो एकल नारी महिलाएं हैं उनकी जो बच्चे हैं, या HIV एड्स से ग्रसित जो माता पिता हैं उनके जो बच्चे हैं, या सिलिकोसिस के जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनके बच्चे हैं, उनको प्रतिमाह 1000 रुपये की राशि दी जाती है। वर्ष में एक बार 2000 रुपये की उनको पढ़ाई के लिए, किताबों के लिए, यूनिफॉर्म के लिए दी जाती है, वो योजना है। तीसरी जो महत्वपूर्ण योजना है वो है निःशक्तजनों के लिए सहायक अंग और उपकरण, जिसमें ट्राईसाइकिल देते हैं, व्हील चेयर देते हैं, कुछ जगह जो स्कूटी है उसका वितरण का कार्य भी किया जा रहा है। तो उनके जो लाभ की योजना है, साथ में उनके स्वरोजगार योजना जो है जिसमें उनको 50,000 रुपये की जो सब्सिडी है लोन पे वो दी जाती है। एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसमें अनुजा निगम जो कि हमारे विभाग में है, अनुसूचित जाति निगम, उसमें इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है। उसके अंतर्गत जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं या कोई जो बेरोजगार व्यक्ति हैं जो बेरोजगारी भत्ता नहीं ले रहे, उनको हम 50,000 रुपये तक का जो इंटरेस्ट फ्री लोन है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इन सभी योजनाओं पे काम चल रहा है और विभाग का प्रयास ये है कि जो कैंप्स है ये हमारे लिए अवसर है, ये एक बोझ नहीं है और एक अपॉर्चुनिटी है कि हम जो लाभार्थी हैं, जो आमजन है, उनके सीधे संपर्क में आ रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि जो पात्र लाभार्थी हैं उनको हम चिन्हित करें, उनको पहचानें और हम उनको योजनाओं से जोड़ें और उनको लाभ दिलाएं। देखिए, अब अभी 4 जिलों में आचार संहिता है और शेष 29 जिलों में कार्यक्रम चल रहा है। हम प्रतिदिन मॉनिटरिंग करते हैं और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से जो 16 बिंदु हैं और जो हमारी योजनाओं के, उस पर हमारे जो विभाग के अधिकारी और सभी जिला कलेक्टर्स हैं उनकी हम रैंकिंग और मॉनिटरिंग करते हैं। और मुझे आपको बताते हुए ये खुशी है कि भीलवाड़ा जिला इस समय राजस्थान में टॉप पे चल रहा है, दूसरे नंबर पे नागौर का, तीसरे नंबर पे बांसवाड़ा का नाम आ रहा है। तो एक बहुत अच्छी उनकी उपलब्धि है, उन कलेक्टर्स को और जो हमारी टीम है उनको बधाई भी है। कुछ जिले जो नीचे रह गए, जिनकी C ग्रेड प्राप्त हुई है, उन 9 जिलों को आज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। अगर उनके कोई काम में सुधार नहीं आता है, क्योंकि जो वांछित, जो एक्सपेक्टेड उनके जो कमिटमेंट है वो नज़र नहीं आ रहा, इसलिए उनकी कई योजनाओं में प्रगति बहुत न्यून है या शून्य है, तो उनको हमने नोटिस जारी किया है। अगर मंथ एंड तक वो इम्प्रूव नहीं करते हैं तो उनको चार्जशीट जारी करके अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कोई नवाचार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सबसे बड़ी योजना है वो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, और उसमें 88 लाख लोग हैं जिनको हम प्रति माह एक निश्चित राशि 1000 रुपये या 1200 रुपये या 1500 रुपये उनके खाते में हम लोग पहुंचाते हैं। इसमें जो आवेदन होते थे, आप याद करें, बहुत पहले तो BDO SDO के आवेदन होते थे, फॉर्म भरना पड़ता था या उसमें बहुत सारे सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते थे। उस व्यवस्था को बंद करके और अब जो ऑनलाइन व्यवस्था है, ऑनलाइन व्यवस्था में भी उनको जो सर्टिफिकेट थे वो अपलोड करने पड़ते थे, फिजिकली नहीं होता था, PDF बना के या फोटो खींच के उसको अपलोड करने पड़ते। इस व्यवस्था को 2 अक्टूबर से समाप्त कर दिया गया है और ये एक बड़ा मैं कहूँगा तकनीकी लैंडमार्क है, क्योंकि अब जो स्वीकृति होगी वो ऑटो अप्रूवल होगी, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन होगी, स्वतः स्वीकृति जारी होगी। स्वतः स्वीकृति का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए हम लोग पहले बैंक में जाते थे पैसे निकलवाने, तो हम पासबुक लेके जाते थे, लाइन में लगते थे, फिर कैशियर के पास जाते थे, वो हमें साइन मिलाता था, विड्रॉल फॉर्म पे हमारे साइन मिलाता था, हमारे जो बुक है, जो हमारा रिकॉर्ड रहता है खाता, उसमें फिर हमारी फ़ोटो का मिलान करता था, फिर वो हमें टेलर के पास भेजता था, वो हमें पैसे देता था। अब वो स्थिति खत्म हो गई। अब हम ATM से सीधा पैसा निकालते हैं, सिर्फ OTP डाल से हमारा जो हम एज अ पर्सन अपने आप को वेरीफाई करते हैं। यही व्यवस्था अब पेंशन योजना में लागू की गई है, जिसमें कि जो पात्र व्यक्ति है वो अपना जन आधार नंबर डालेगा। जन आधार डेटाबेस में अगर वो व्यक्ति पात्र पाया जाता है, यानी कि जैसे मान लीजिए इंदिरा गांधी जो वृद्धावस्था पेंशन है, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, उसमें पात्रता है कि वो व्यक्ति 60 वर्ष का होना चाहिए और BPL होना चाहिए। तो अगर जन आधार डेटाबेस में उसकी आयु 60 वर्ष क्रॉस हो रही है, 60 वर्ष से अबव है और वो BPL कैटेगरी है, तो ऑटोमेटिकली उसको हम पेंशन उसी क्षण अप्रूव कर देते हैं। उसको कोई डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं, कोई चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। तो इससे क्या हुआ, एक बहुत फास्ट हो गया काम। दूसरा, उसको कोई इधर उधर चक्कर लगाने की और कोई बिचौलियों की या कोई किसी की कोई और अपने सहायक की उसको आवश्यकता नहीं है। अगर वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो SSO ID के माध्यम से अपने मोबाइल से भी आवेदन करके स्वीकृति ले सकता है। अगर उतना पढ़ा नहीं है तो ई-मित्र पे जाकर के 50 रुपये उसका शुल्क है, और ये शुल्क भी है जो प्रशासन गाँव के संग अभियान है उसमें कोई शुल्क नहीं लग रहा, तो वो ले सकते हैं। मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि 2 अक्टूबर से अभी तक मात्र 20 दिन में विभाग द्वारा 1,20,000 लोगों को ऑटो अप्रूवल से पेंशन जारी हो चुकी है, जो कि मैं समझता हूँ एक विभाग के द्वारा किया गया नवाचार और महत्वपूर्ण कार्य है।
इससे पूर्व शास्त्रीनगर स्थित शहरी आजीविका केंद्र में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने निःशक्तजनों को उपकरण वितरित किए। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन के योजना पात्र व्यक्तियों को स्वीकृति पत्र भी जारी किए गए। विभिन्न लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़कर स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। राजस्थान सरकार ने प्रशासन गाँव के संग और शहरों के संग अभियान है वो प्रारंभ किया है और उसी के तहत जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है वो बढ़ चढ़ के कार्रवाई कर रहा है। और हमारा मुख्य काम ये है कि जो पेंशन योजना के जो पात्र व्यक्ति हैं, वृद्धावस्था पेंशन के लिए, विकलांग पेंशन के लिए, या जो महिलाएं हैं, विधवाएं हैं जो उनकी पेंशन के लिए, या जो उनके अनाथ बच्चे हैं उनके लिए पालनार योजना है, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना है, छात्रवृत्ति योजना है। इस प्रकार जो लोगों को लाभ पहुंचाने का हमारा काम है जो हम इन कैंपों के माध्यम से कर रहे हैं। क्योंकि आज जो कैंप है वो कैंसिल हो गया है और इन लोगों को सबको लाभार्थियों को बुला के रखा था, तो उनको आज सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का जो जिला कार्यालय है वहाँ पे आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें जो निःशक्तजन हैं उनको अपने आज जो कैलिपर्स और ट्राईसाइकिल्स ये सब चीज़ें उपलब्ध कराई हैं और उसमें जो एक महिला है वो तो अपना उसको ई मित्र केंद्र दिया जा रहा है जिससे कि वो अपना रोजगार भी खुद का कर पाएंगे। साथ में ऐसे बच्चे हैं जिनके फादर की अगर डेथ हो गई है और माताएं हैं वो विधवा हैं, उनको पालनार योजना के तहत जो आज जो वितरण है सर्टिफिकेट्स का वो राज्य सरकार की ओर से आज उपलब्ध कराया जा रहा है। और साथ में जो MR बच्चे हैं जो अपने मानसिक रूप से विमंदित जो बच्चे हैं उनके लिए भी एक विशेष आयोजन रखा गया है, उनको भी आज लाभान्वित किया जा रहा है। और मुझे आपको ये भी अवगत कराना है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अब एक भिन्न तरीके से काम कर रहा है, जिसमें एक तो IT का उपयोग हो रहा है और एक संवेदनशीलता का ज़्यादा उपयोग हो रहा है। IT में अभी जो सारी पेंशन की प्रक्रिया है, हमारे विभाग में 88 लाख लोग हैं जो कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करते हैं, जिसमें कि जो वृद्धजन है जिनका कोई भी नहीं है या जिनकी कोई सरकारी नौकरी नहीं है, जो महिला जिनकी हस्बैंड की डेथ हो गई है, या जो विकलांग लोग हैं, जो निःशक्तजन लोग हैं जो अपना कार्य खुद नहीं कर सकते, उनके लिए सरकार की ओर से प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। इसकी को सरलीकृत कर दिया गया है और पहले जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाने पड़ते थे, अब डॉक्यूमेंट्स लगाने की आवश्यकता नहीं है। पहले पेंशन है वो 45 दिन में स्वीकृत की जाने का नियम था और अब वो भी हटा दिया गया है। और जो भी पात्र व्यक्ति है अगर उसका जनाधार डेटाबेस में अगर उसकी उम्र, आयु और विवरण सारा उपलब्ध है तो हाथों हाथ ऑटो अप्रूवल यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से ही उसको पेंशन स्वीकृत की जाती है। 2 अक्टूबर से इस व्यवस्था को हमने प्रारंभ किया था। आज 18 दिन में 1,06,000 लोगों को हम ऑटो अप्रूवल से यानी कि सेल्फ अप्रूवल से हम पेंशन जारी कर चुके हैं। इसको समझना ऐसे सरल है कि जैसे पहले हम बैंक में पैसे निकलवाने जाते थे तो हम पासबुक साथ में ले जाते थे, लाइन में लगते थे, कैशियर देखता था, फिर लेजर से मिलान करता था, फोटो का मिलान करता, साइन का मिलान करता था, फिर देखता था आपके बैंक खाते में पैसे हैं क्या, फिर आपको पैसे देता था। वैसा अब सिस्टम नहीं रहा। अब सिस्टम है कि ATM लेके जाओ, आप अपना वेरीफाई करो, OTP डालो और अपने पैसे निकालो। इसी प्रकार की व्यवस्था अब जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में कर दी गई है, जिसका मैं समझता हूं जो भी पात्र व्यक्ति हैं उनको बहुत सरलता से खुद के मोबाइल से या ई मित्र केंद्र पे जाकर के सिर्फ जनाधार नंबर ले जाकर के अगर वो पात्र हैं तो हाथों हाथ उनको पेंशन स्वीकृत हो जाएगी। तो इस तरह की जो व्यवस्था है वो अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में भी करने वाले हैं, जिससे कि जो पात्र व्यक्ति हैं, हमारा लक्ष्य ये है कि अभी 88 लाख लोग हैं जिनको पेंशन मिलती है, तो अगर जो पात्र व्यक्तियों को जोड़ते आएंगे तो बहुत ही जल्दी इसकी संख्या बढ़ेगी और 1 करोड़ को पार हो जाएगी। जिले में बढ़ते डेंगू के प्रकोप को देखते हुए चिकित्सा प्रशासन हुआ सतर्क। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश पर चिकित्सा विभाग की टीमें कर रही हैं घर घर सर्वे। प्रदेश सहित अजमेर जिले में तेजी से पैर पसार रहे डेंगू बुखार को लेकर चिकित्सा प्रशासन सतर्क हो गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी के निर्देश पर चिकित्सा विभाग की टीमें घर घर जाकर सर्वे करने में जुट गई हैं। शुक्रवार को पुलिस लाइन डिस्पेंसरी के CHA मदन चौधरी के नेतृत्व में 2 अलग अलग टीमें गठित की गईं, जिन्होंने लोहाखान पुलिस लाइन के अंतर्गत आने वाले विभिन्न क्षेत्रों में घर घर जाकर सर्वे किया। उन्होंने लोगों से घरों में पानी इकट्ठा न होने देने की अपील के साथ ही सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार से पीड़ित मरीजों को तत्काल नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपनी जांच कराने और दवाइयां लेने की भी अपील की। मदन चौधरी ने बताया कि इन दिनों डेंगू बुखार को लेकर शहर भर में डोर टू डोर सर्वे अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें घर घर जाकर लोगों से समझाइश की जा रही है। साथ ही सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार के लक्षणों वाले लोगों को जाँच कराने की अपील की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि घर में गर्मी के दिन में रखे कूलरों को अंदर पानी जमा न होने दें। साथ ही जहां पानी काफ़ी दिनों से इकट्ठा है उस पानी को सुखाने का कार्य करें ताकि उसमें लार्वा पैदा न हो पाएं। सभी मिलजुल कर सजगता और सतर्कता के साथ इस डेंगू बुखार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे तो जरूर जीत जाएंगे। ये सर हम अजमेर सिटी के अंदर हमारे CMHO साहब के निर्देशन पे हम ये सर्वे कर रहे हैं और ये डेंगू का सर्वे चल रहा है और डोर टू डोर सर्वे हो रहा है, जिसमें ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि भाई कोई मरीज़ को बुखार तो नहीं आ रहा, सर्दी जुकाम तो नहीं है, उसको फिर उसके प्रति कि भाई आपको क्या सजगता बरतनी है
आपको पानी को कैसे रखना है, पानी के कोई अंदर जो पानी भरा हुआ है उसमें कहीं एंटी लार्वा वगैरह तो नहीं पनप रहे हैं, उसको देख रहे हैं। अगर उसमें है तो उनको कह रहे हैं कि भाई इसको या तो ढक के रखो, इसको खाली करवा रहे हैं, बर्तनों को खाली करवा रहे हैं। टंकियाँ देख रहे हैं, टंकियों में ये देख रहे हैं कि भाई टंकियों में ये देख रहे हैं कि कहीं गंदा पानी तो नहीं है ना। पानी है तो घर वालों को बोल रहे हैं इसको हमारे सामने साफ़ कीजिएगा, है ना। और टंकियाँ खाली करवाई जा रही है और ये बहुत ही अच्छा। हाँ, बुखार, अगर किसी को बुखार आ रहा है तो उसको मेडिसिन के बारे में बताया जा रहा है कि भाई ये मेडिसिन देना है या आप इनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाइएगा, इनके टेस्ट करवाइएगा, है ना। अगर कंटिन्यू आपको 2-3 दिन बुखार आ रहा है तो आप ये टेस्ट करवाइए और टेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको डॉक्टर्स देखेंगे। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको डॉक्टर्स देखें और वो बताएंगे भाई आपको ये टेस्ट करवाने और उसके प्रति आप लापरवाही ना बरतें तो आप तुरंत प्रभाव से इसका इलाज करवाएं। हम सर ये लोहा खान एरिया है हमारा और पुलिस लाइन क्षेत्र जितना भी है, पुलिस लाइन डिस्पेंसरी के अंदर जो क्षेत्र आ रहा है उसमें हम ये सर्वोदय नगर है, सर्वेश्वर नगर है, इधर लोहा खान है, पीली खान है, जा रहे हैं हमने सर करीब 2 टीम बना रखी है, 7-7 मेंबर की 2 टीम है जो डोर टू डोर सर्वे कर रही है और सबको पूरे लोगों को इसके प्रति सचेत कर रही है। और क्योंकि अपने अजमेर शहर में अभी डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है, वैसे पूरे राजस्थान में फैल रहा है, तो ये पेंडेमिक जैसा ही एक है। कचहरी की मस्जिद में मुए मुबारक की ज़ियारत। जुमे की नमाज के बाद हज़ारों अकीदतमंदों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ की ज़ियारत। हर साल की तरह इस साल भी बाद नमाज जुमा मस्जिद मुए मुबारक कचहरी में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुए मुबारक यानी पवित्र बाल की ज़ियारत करवाई गई। साथ ही इस मस्जिद में जनाब विकार मोइनुद्दीन साहब के ज़रिए मदीने शरीफ से प्राप्त अहले बैत के मुए मुबारक की ज़ियारत भी कराई गई, जो खास तौर पर कचहरी की मस्जिद के लिए हज़रत बिलाल हबशी के ख़ानदान के वंशज जनाब अब्दुल्ला साहब ने मदीने शरीफ से दिए थे। जुमे को नमाज के बाद कोविड के संबंध में सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए ज़ियारत कराई गई। इस मौके पर अमीन मुए मुबारक ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन चिश्ती ने बताया। हर साल की तरह इस साल भी मस्जिद मुए मुबारक में हुजूर अक़दस हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुए मुबारक यानी पवित्र बाल और अहले बैत अतहार जिनमें हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु और दीगर अहले बैत के मुए मुबारक इस मस्जिद में है, उसकी ज़ियारत कराई गई और यहाँ पर कसीर तादाद में लोग आए और यहाँ पे सलातो सलाम पेश किया, दुआ की गई और हमारी भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन अमान पैदा फरमाए और तमाम जो बीमारी फैली है तमाम आलम को इससे महफूज फरमाए और जो परेशानियाँ हैं और दिक्कतें हैं दूसरे लोगों के हज़रात की उसमें दूर फरमाए। ये आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुए मुबारक यानी बाल शरीफ की ज़ियारत मस्जिद मुए मुबारक में करवाई गई है और इसमें सैकड़ों की तादाद में आशिकान रसूल ने शिरकत करके हुजूर की बारगाह में सलातो सलाम का नजराना पेश किया और हमने पूरी दुनिया में अमन व अमान के लिए दुआ की है। और उसकी वजह ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुए मुबारक के वसीले से अल्लाह की बारगाह में जो दुआ की जाती है अल्लाह ताला उसको रद्द नहीं फरमाता है, उस दुआ को कबूल फरमाता है। तो इस हवाले से हमने दुआ की है और ख़ास तौर से अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए हमने अमन व अमान के लिए दुआ की है, भाईचारे के लिए दुआ की है और हम उम्मीद रखते हैं कि इस मुए मुबारक के वसीले से अल्लाह ने हमारी दुआ यकीनन कबूल की होगी और हमारे मुल्क के हालात बेहतर होंगे, भाईचारा बढ़ेगा और आपस में जो मोहब्बत और इत्तेफाक होनी चाहिए उसमें इजाफ़ा होगा। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि इस मुए मुबारक के सदक़े में हम सब की जायज़ तमन्नाएं पूरी फरमाए। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizon.com, सच के साथ।